अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज हम लोग देखेंगे जो मेटाबॉलिज्म का जो तीसरा लेक्चर था आपका कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इससे पहले दो लेक्चर अपलोड किए जा चुके हैं। पहला जो था इंट्रोडक्शन ऑफ मेटाबॉलिज्म और दूसरा जो था जो थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड था, ठीक है, जो मतलब एक तरीके से एनर्जी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डाला था कि मेटाबॉलिज्म में किस तरीके से होता है। और ये तीसरा है जिसमें हम लोग अब एक इंडिविजुअल बायोमॉलिक्यूल का मेटाबॉलिज्म लेके चलेंगे, जिसमें पहला होगा आपका कार्बोहाइड्रेट का, दूसरा आपका होगा लिपिड का, तीसरा आपका प्रोटीन का, चौथा न्यूक्लिक एसिड का। तो ये जो फर्स्ट है जिस बायोमॉलिक्यूल का लेकर हम लोग चल रहे हैं वो है आपका कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म बहुत बड़ा एक तरीके से एक चैप्टर है। इसमें से हम थोड़े थोड़े जो स्टेप्स हैं, मेजर जो स्टेप या मेटाबॉलिक पाथवे जो साइकिल्स हैं उसको लेकर चलेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग एक तरीके से ओवरव्यू देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में कौन कौन से पाथवे साइकिल डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं या कहीं ना कहीं अटैच्ड होते हैं, एसोसिएट होते हैं। हालांकि हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ मेटाबॉलिज्म में ये चीज़ देखा था कि जो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, ये जो मेटाबॉलिक पाथवे हैं ना, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और इस कनेक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे, मतलब सभी मेटाबॉलिक पाथवे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। बट हम इसमें पहले सेपरेट कर करके सभी पाथवेज को देखेंगे और लास्ट में एक हम लोग देखेंगे कि एक पाथवे दूसरे पाथवे से कैसे कनेक्ट होता है या साइकिल किस तरीके से कनेक्ट होती है। तो आज जो है हम लोग सिर्फ एक तरीके से कार्बोहाइड्रेट के जो मेटाबॉलिक पाथवे हैं वो किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं वो चीज़ देखेंगे, प्लस जब नेक्स्ट वाला बायोमॉलिक्यूल का हम लोग पढ़ लेंगे तो उसका कनेक्शन देखेंगे, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट में जो कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म हम लोग पढ़ते हैं, इसमें बेसिकली जो आइडियल मॉलिक्यूल होता है जिसको लेकर हम लोग चलते हैं वो क्या होता है? आपका ग्लूकोज। ये जो आपका होता है वो क्या होता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? बायोमॉलिक्यूल में बताया गया होगा कि ये मोनोसेक्राइड होता है और इसका जो फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक है। इसका हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ मेटाबॉलिक पाथवेज का नाम लिखा है और कुछ पाथवेज भी बनाया है, इसको आप लोग देख सकते हैं। तो ग्लूकोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट जैसे हम लोग फीड करते हैं, खाते हैं, तो वो क्या होता है? ब्रेक डाउन होकर मोनोसेक्राइड के फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में मैंने डिफरेंस बताया, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म, उसको आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो जब ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है इंटेस्टाइन से और फिर वो ब्लड के थ्रू पूरे होल बॉडी में सर्कुलेट होता है, तो ब्लड से सेल में आता है, ठीक है। ब्लड से क्या होता है? सेल में आता है। अगर ब्लड से सेल में नहीं आ पाएगा तो क्या होगा? डायबिटीज़, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। इंसुलिन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल में जाने के लिए, दैट इज अनदर पार्ट ऑफ डिस्कशन। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अगर सेल में ग्लूकोज जब आ जाता है तो उसके साथ क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है? उसका फॉस्फोरिलेशन हो जाता है क्योंकि वो रिवर्ट बैक एक तरीके से न जा सके, ठीक है। तो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। हालांकि ये फर्स्ट स्टेप हम लोग ग्लाइकोलिसिस का पढ़ते हैं, बट यहाँ पे हम लोग उस चीज़ को हटा देते हैं। देखते हैं कि जब ग्लूकोज सेल में आ जाता है तो उसके साथ क्या क्या कहानी हो सकती है, ठीक है, वो किस पाथवे में एंट्री करेगा, क्योंकि उसके पास बहुत सारे पाथवेज रहेंगे। तो सबसे पहला जो पाथवेज होता है वो इंटर करता है क्या? ग्लाइकोलिसिस में, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस का हम लोग नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे डिटेल में। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? ग्लूकोज जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है एक तरीके से और वो दो मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट बनाता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो इस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे? ग्लाइकोलिसिस। ये फर्स्ट मैंने इंडिकेट किया है ग्लाइकोलिसिस। यहाँ पे मैंने ये भी देखा है कि व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, किसमें? पायरुवेट में। और पायरुवेट जो होता है यहाँ पे देखेंगे अगेन एस्टर कोए में कन्वर्ट होता है और एस्टर कोए फिर अगेन टीसीए साइकिल चलाता है, यानी टीसीए साइकिल को हम क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं क्रेब्स साइकिल जो है वो एक तरीके से रेगुलेट होती है आपके ग्लाइकोलिसिस के थ्रू भी, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखो जब ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है ग्लाइकोलिसिस के दौरान और पायरुवेट से एसिटाइल कोए बनता है, तो इस दौरान भी कुछ NADH बनते हैं
और फिर एसिटाइल जब TCA साइकिल में जाता है तो भी NADH बनते हैं। तो इस NADH को यूज किया जाता है किसमें, ATP प्रोडक्शंस में, यानी कि NAD का ऑक्सीडेशन होता है NAD प्लस में, और फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के फॉर्म में मूव करते हैं, और फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के थ्रू ATP का फॉर्मेशन होता है। तो हमने ये देखा कि ये जो ग्लूकोज आ रहा है ये ग्लाइकोलिसिस के थ्रू पायरुवेट बना रहा है, और पायरुवेट के थ्रू एसिटाइल को बना रहा है, एसिटाइल से TCA साइकिल चल रही है और फिर ETC चल रही है। तो इस 3 स्टेप जो है ये डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, यानी यहाँ पे 3 हम लोग देख सकते हैं कि मेटाबॉलिक कॉन्सेप्ट एक दूसरे के साथ अटैच्ड है। पहला क्या है, ग्लाइकोलिसिस, उसके बाद TCA साइकिल, फिर ETC। ठीक है, तो इसलिए मैंने फर्स्ट स्टेप में ये देख दिया कि ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। दूसरा जो प्रोसेस होता है कि अगर मान लो कि ग्लूकोज बहुत सारा हमारे सेल में, और ग्लाइकोलिसिस भी सैचुरेटेड है और ये TCA साइकिल भी सैचुरेटेड एक तरीके से, बोलते भाई एनफ है, ठीक है, क्योंकि इसका मेन मोटो क्या होता है, ATP बनाना। अगर हमारे सेल में ATP ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या यह जो सीक्वेंस है ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ETC का, ये होगा? ऑफ कोर्स होगा, लेकिन बहुत कम होगा, उतनी तेजी से नहीं होगा। तो उस केस में हम देखेंगे कि ग्लूकोज जो होता है वो सरप्लस हो जाता है सेल में, मतलब सेल में ग्लूकोज का अमाउंट अधिक होता है। तो क्या होगा फिर? तब सीधी सी बात है, ग्लूकोज का कहीं और अल्टरनेटिव पाथवे चलेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा फिर उस कंडीशन में, क्या होता है, ग्लूकोज को हमारी बॉडी में स्टोर करके रखा जाने लगता है। स्टोर किस फॉर्म में होता है? सबको पता होगा कि ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। तो अगर ग्लूकोज सेल में ज़्यादा हो गया तो इसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करके रखा जाएगा। तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करने की जो प्रोसेस होती है इसको क्या बोलते हैं? जेनेसिस। जेनेसिस किस चीज़ का? ग्लाइकोजन का जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब क्या होता है? सिंथेसिस या फॉर्मेशन। ठीक है, तो ग्लाइकोजन की जेनेसिस को क्या बोलेंगे? ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब क्या हो गया? ग्लाइकोजन का बनना। अच्छा, मान लो कि हम ये जानते हैं कि हमारी बॉडी में लीवर और मसल सेल्स दो जगह मेजर ग्लाइकोजन का स्टोरेज होता है। ठीक है, अगर लीवर की भी एक लिमिटेड कैपेसिटी है, मसल्स की भी है, अगर दोनों ग्लाइकोजन से फुल हो गए और ये भी फुल हो गया तो फिर क्या होगा? फिर ग्लूकोज का क्या होगा? अब तो मान लो कि ATP भी सफिशिएंट है, पूरा बन रहा है, ग्लाइकोजन भी फुल हो गया दोनों में, अब क्या होगा? तब जो फिर भी अगर ग्लूकोज की एक्सेसिवनेस है तो वो क्या करता है? फिर दो चीज़ करता है, वो उस ग्लूकोज को फैटी एसिड की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। अब आप बोलोगे सर लिपिड की हमारी बॉडी में सिंथेसिस क्या ग्लूकोज से हो जाएगी? ऑफ कोर्स होगी। अगर कुछ लोग सोचते हैं कि हम लिपिड नहीं खा रहे हैं, ठीक है, मोटे नहीं होंगे, तो गलत कॉन्सेप्ट है भाई। आपका जो कार्बोहाइड्रेट है ना वो भी आप ज़्यादा खाएंगे। जैसे बोलते हैं ना कि यार शुगर कम खाओ, मिठाई कम खाओ, मोटे हो जाओगे। मोटे का मतलब फैट आपकी बॉडी में बनने लगेगा। क्यों? क्योंकि एक्सेसिव ग्लूकोज जब ATP सफिशिएंट दे देता है, ग्लाइकोजन की भी सिंथेसिस सफिशिएंट हो जाती है, फिर भी आप ग्लूकोज ज़्यादा ले रहे हो तो फिर उसका कन्वर्जन किस में होता है? फैटी एसिड में। कैसे होगा? इसके थ्रू देखो ग्लूकोज पायरुवेट बनाएगा, ठीक है, फिर एसिटाइल को बनाएगा। अब एसिटाइल को तो TCA बना ही रही है, लेकिन एक्सेसिव अमाउंट में ग्लूकोज के एक्सेसिव अमाउंट एसिटाइल को बनेगा और फिर एक तरीके से डाइवर्ट होगा फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए। ये हम लोग जब फैटी एसिड सिंथेसिस का टॉपिक जब पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे। लेकिन इसमें इसका एक और पाथवे चलता है जिसको हम लोग बोलते हैं पेंटोज फॉस्फेट पाथवे या हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट। वो कैसे इन्वॉल्व होता है? देखो, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट या पेंटोज फॉस्फेट पाथवे जो होता है, इसमें यहाँ पे देख लो 6 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, मतलब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मॉलिक्यूल है, उसके 6 मॉलिक्यूल HMP शंट में एंट्री करते हैं और रिटर्न कितने होते हैं? 5। मतलब अगर 6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल HMP शंट में एंट्री करेंगे तो फिर वो अगेन ग्लूकोज ही बनाएंगे, लेकिन एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल टोटली कंज्यूम हो जाता है। पूछेंगे सर इसका फायदा क्या होता है HMP शंट का? तो HMP शंट का फायदा तो जब हम HMP शंट पढ़ाएंगे उसमें डिटेल बताएंगे, बट यहाँ पे 2 पॉइंट आप लोग लिख लीजिए। इसमें HMP शंट में ऑल मोनोसेकेराइड्स फॉर्म होते हैं। ऑल मोनोसेकेराइड का मतलब क्या हो गया? जैसे देखो ट्राइओज भी बनेगा,
टेट्रोज में इरिथ्रोज बनता है, पेंटोज में आपका राइबोज बनेगा, हेक्सोज में आपका ग्लूकोज बनेगा, फ्रक्टोज बनेगा, और हेप्टुलोज भी बनता है, 7 कार्बन का भी मोनोसेक्राइड बनता है जिसको हम लोग सीडो हेप्टुलोज बोलते हैं, वो भी एचएमपी शंट में बनता है। तो एचएमपी शंट एक इकलौता मेटाबॉलिक पाथवे होता है जिसमें लगभग सभी मोनोसेक्राइड बनते हैं, 3 कार्बन से लेके 7 कार्बन तक। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं कि इसके अलावा एचएमपी शंट में आपका NADPH बनता है। दिमाग में इस चीज को ध्यान रखिएगा, NADH और NADPH, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं। NADPH वर्सेस NADH, देखने में थोड़ा सा डिफरेंस है P का, लेकिन ये जो होता है ना, इसकी वजह से इन दोनों का जो नेचर होता है या एक तरीके से जो इसका प्रॉपर्टीज होती है ना, वो टोटली डिफरेंट हो जाता है। एक जैसे नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल। NADH क्या होता है? ATP जनरेशन में इन्वॉल्व होता है। देखो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंट्री होगा, लेकिन NADPH ना, ये ATP नहीं देता है। ठीक है, इसका बायोसिंथेटिक पाथवे में इन्वॉल्व होता है, बायोसिंथेसिस। बायोसिंथेसिस का जैसे देखो यहाँ पे NADPH का मैंने दिखाया है, एस्टेल को एक जब फैटी एसिड बनाएगा तो उसमें NADPH आएगा। ठीक है, यानी कि अगर नेचर बोलेंगे तो फर्स्ट जो हम लोगों ने देखा था लेक्चर मेटाबॉलिज्म का कि उसमें एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है। तो एनाबॉलिक का मतलब सिंथेसिस, कैटाबॉलिक का मतलब कटिंग, ब्रेकडाउन। तो NADPH का जो रोल होता है वो एनाबॉलिक नेचर होता है, जबकि NADH का क्या होता है? कैटाबॉलिक होता है। तो ये बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो एचएमपी शंट से तो बहुत सारे मोनोसेक्राइड भी बने, राइबोज भी बनेगा। तो राइबोज कहाँ पे इन्वॉल्व होता है? DNA और RNA में। तो जेनेटिक मटेरियल के लिए भी हेल्पफुल होता है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। दूसरा आपका जो NADPH बनता है वो फैट की सिंथेसिस में भी कराएगा। यानी कि यहाँ पे दो चीज़ है। देखो, अगर ग्लूकोज बहुत ज़्यादा है, ये नॉर्मल ATP सफिशिएंट है, ग्लाइकोजन भी सफिशिएंट है, फिर भी ग्लूकोज ज़्यादा है, तो क्या करेगा? ज़्यादा एस्टिल कोए बनाएगा और ज़्यादा NADPH बनाएगा एचएमपी शंट के थ्रू। और जब ये जो दोनों जब ज़्यादा बनेंगे तो सीधी सी चीज़ है, फैट एसिड की सिंथेसिस होगी ही होगी। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जो एक्सेसिव ग्लूकोज होता है इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ फैट इन योर बॉडी। ठीक है, तो लेस ईट कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल and definitely you will not be putting some extra fat in your body। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे देखो कुछ मेजर जो पाथवे हम लोगों को पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, वो आपका पहले हो जाएगा ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस हम लोगों को देखना है, फिर ग्लाइकोजेनेसिस देखनी है, ग्लाइकोजिनोलिसिस, ग्लूकोनेजेनेसिस, एचएमपी शंट। तो बच्चे जो है ना इन सब वर्ड्स में बड़े कंफ्यूज होते हैं। ग्लाइकोलिसिस को ग्लाइकोलिटिक पाथवे भी बोलते हैं हम लोग। ग्लाइकोजेनेसिस, देखो वर्ड को ध्यान से अगर पकड़ोगे, कैच करोगे तो डेफिनेटली आप समझ जाओगे कि वो है क्या। जेनेसिस का मतलब क्या होता है? सिंथेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब सिंथेसिस, ग्लाइकोजन, अगर ग्लाइकोजन की सिंथेसिस हो रही है तो उसको ग्लाइकोजेनेसिस बोलेंगे। लसिस क्या होती है? लसिस का मतलब ब्रेकडाउन। ग्लाइकोजन लसिस, ग्लाइकोजेनोलिसिस, मतलब ग्लाइकोजन की लसिस हो रही है तो उसको ग्लाइकोजेनोलिसिस बोलेंगे। ग्लूकोनियोजेनेसिस और एचएमपी शंट। ठीक है, इस चीज को हम लोग देखेंगे इसमें। एचएमपी शंट तो समझ में आ गया होगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं समझ में आ रहा होगा। तो चलो अब इस पे फोकस करते हैं क्या होता है। अभी मैंने क्या बोला कि जब ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या होगा? ये पाथवे चलेगा और ग्लाइकोजन की सिंथेसिस भी होगी। लेकिन जब ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है हमारी सेल में तो क्या होगा? तब ये होगा कि भाई जो ग्लाइकोजन हम स्टोर करके रखे हैं लीवर में, ठीक है, उसका ब्रेक डाउन कराएंगे और फिर हम ग्लूकोज बनाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन हो रहा है तो क्या बोलेंगे? ग्लाइकोजन लसिस, ग्लाइकोजन का लसिस। दोनों का कंबाइन कर दो, ग्लाइकोजेनोलिसिस बोलेंगे इसको कंबाइन। ठीक है, तो अभी मैंने बोला कि भाई लीवर और मसल की भी एक कैपेसिटी होती है, उससे ज़्यादा वो स्टोर करके नहीं रखता है, वो भी खत्म हो गया। मतलब ग्लाइकोजन जो है लीवर का भी खत्म हो गया और मसल्स का भी खत्म हो गया। तब क्या होगा? अब ग्लूकोज है ही नहीं।
तो देखो ग्लूकोज की हमारी बॉडी में नेसेसिटी होती है, थोड़ा सा चाहिए। ये एक काफ़ी इनडेप्थ प्रोसेस है। टीसीए साइकिल को चलाने के लिए ऑक्सैलोएसिटिक एसिड की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो हालांकि एक फ्रेज भी वर्ड यूज़ किया गया है कि फैट बर्न ऑन द फ्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये हम लेटर ऑन आपको एक्सप्लेन करेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। बट ये समझ जाइए कि टीसीए साइकिल चलाने के लिए थोड़ा सा ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ती है। तो वो ग्लूकोज सिंथेसाइज करने के लिए क्या होता है कि जो नॉन कार्बोहाइड्रेट रिसोर्सेज होते हैं, नॉन कार्बोहाइड्रेट रिसोर्सेज, नॉन कार्बोहाइड्रेट रिसोर्सेज हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? देखो कार्बोहाइड्रेट रिसोर्सेज में तो ग्लाइकोजन आ जाएगा ना, ग्लाइकोजन से अगर ग्लूकोज की सिंथेसिस हो रही है तो उसको तो हम ग्लाइकोजेनोलिसिस बोलेंगे। लेकिन जब कोई नॉन कार्बोहाइड्रेट रिसोर्स है और उसको हम लोग ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? न्यू सिंथेसिस। न्यू का मतलब न्यू, नया ग्लूकोज की सिंथेसिस हो रही है। नया ग्लूकोज की सिंथेसिस को क्या बोलेंगे? ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो जहां पे नियो वर्ड आ रहा है इट मीन्स ग्लूकोज की सिंथेसिस हो रही है नए फॉर्म में नॉन कार्बोहाइड्रेट रिसोर्सेज से, ठीक है। तो नॉन कार्बोहाइड्रेट रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं? देखो पहला होता है पायरुवेट, ये भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये कई बार पूछा गया कि कौन से रिसोर्सेज होते हैं जो ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो पहला हो गया पायरुवेट, दूसरा आपका हो जाएगा लैक्टिक एसिड या लैक्टेट, तीसरा होता है आपका ग्लिसरॉल, चौथा होता है आपका एमिनो एसिड्स, वेरियस एमिनो एसिड्स, ठीक है। पांचवा होता है आपका प्रोपियोनिल कोए, प्रोपियोनिल कोए। ये प्रोपियोनिल कोए पे बहुत सारे जो एग्जाम है वो गेम खेल जाते हैं कि भाई प्रोपियोनिल कोए क्या ग्लूकोनियोजेनेसिस कराता है? ऑफ कोर्स, इसको तो आपको रट्टा दिमाग में मारना ही मारना है। ये एक है, देखो एमिनो एसिड तो आप बता ले जाओगे कि प्रोटीन से भी हो जाता है, ग्लिसरॉल भी आप बता सकते हो। बच्चे इस चीज़ को नहीं ध्यान रख पाते हैं प्रोपियोनिल कोए, तो प्रोपियोनिल कोए को आपको याद करना है, ये होता है। बाकी ये जो चीज़ होती है हम लोग डिटेल देखेंगे जब ग्लूकोनियोजेनेसिस पढ़ेंगे तो, ठीक है। फिलहाल ये आपका रहा कि जब आपका ग्लूकोज सेल में कम होता है तो ग्लाइकोजन से ब्रेक डाउन होता है। अगर ग्लाइकोजन भी खत्म हो गया तो फिर हम क्या करते हैं, एक तरीके से नॉन कार्बोहाइड्रेट जो रिसोर्सेज है उसको यूज़ करते हुए हम लोग बनाते हैं। तो अब यहाँ पे देखो जो हमने जो मेजर जो पाथवे जो हम लोग को पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलिसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस और एचएमपी-शन। और जब हम ग्लाइकोलिसिस पढ़ेंगे तो उसके साथ साथ चूंकि नेक्स्ट उसके स्टेप्स हैं क्रैब्स साइकिल और एटीसी, तो वो भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। अब ये तो हो गए मेजर पाथवे जो हमको स्टडी करना। इसमें छोटे छोटे टर्म्स पाएंगे जो छोटे छोटे पाथवेज हैं। जैसे इसमें आपका देख लेंगे ना, इसमें जो आपका है एक आपका आ जाता है कोरी साइकिल, ये भी हम लोगों को डिस्कस कर लेना है। कोरी साइकिल या ग्लूकोज एलानिन साइकिल, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, इसको भी हम लोग देख लेंगे जब ग्लाइकोलिसिस स्टडी करेंगे। और दूसरा होता है आपका रैपापोर्ट, रैपापोर्ट ल्यूब्रिंग साइकिल होती है, ठीक है। इसको भी हम लोग देख लेंगे क्योंकि इस पे 2,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट बनता है जिस पे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है आजकल के टाइम में, तो इसको भी हम लोग उसमें देख लेंगे, ठीक है। तो ये तो एक तरीके से रहा कि कार्बोहाइड्रेट के वेरियस मेटाबॉलिक पाथवे कौन कौन से हैं जिसको हम लोगों को देखना है और जो एक स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर ये आप नहीं पढ़ रहे हो तो फिर समझिए कि आप मेजर चीज़ स्किप कर रहे हो फिर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से। इसके अलावा देखो माइक्रोबियल पाथवे में ईडी पाथवे होता है और आपका फर्मेंटेशन है या बाकी चीज़ें वो एक्सेसरीज है एक तरीके से, यूरेनिक एसिड पाथवे, ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। इसको भी आप पढ़ सकते हो बट ये एक कोर होता है, इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का इंपॉर्टेंस क्या है। तो आप देखोगे कि पहला चीज़ जो है वो तो हम देख सकते हैं कि एनर्जी। आप लोग बोलते हो कि सर कार्बोहाइड्रेट में क्या होगा, हमको एनर्जी मिलती है, लेकिन अभी रिसेंटली आपने ये देखा कि भाई स्टोर भी हो सकती है एनर्जी। एनर्जी स्टोर किस फॉर्म में होगी? पहला ग्लाइकोजन के फॉर्म में, अगर एक्सेसिव ग्लूकोज खा रहे हैं तो, दूसरा लिपिड के फॉर्म में भी हो सकती है, ठीक है।
अब यहाँ पे डिबेट ये उठता है कि ग्लाइकोजन और लिपिड दोनों, अगर हम दोनों के फॉर्म में एनर्जी स्टोर कर पाते हैं, तो ऐसा क्यों हो गया कि ग्लाइकोजन जो वो लिमिटेड है। लिमिटेड मैंने बोला ना कि सिर्फ लीवर में और मसल्स में एक लिमिटेड स्पेस में हो सकता है, लेकिन लिपिड तो जितना स्टोर कर सके उतना स्टोर होते जाएंगे और आप होते भी जाएंगे काफ़ी चबी मोटे, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ कि ग्लाइकोजन को एक लिमिटेड बोल दिया गया, लिपिड को, और हमारी बॉडी जो है दोनों चीज़ को क्यों प्रायोरिटी देती है कि दोनों चीज़ हमारी बॉडी में एनर्जी स्टोर के फॉर्म में रहे, ठीक है। तो ये हम लोग जब डिटेल देखते हैं तो ग्लाइकोजन इंस्टेंट एनर्जी, मतलब इंस्टेंट ग्लूकोज प्रोवाइड करता है, ठीक है। लिपिड ग्लूकोज नहीं प्रोवाइड करता है, ठीक है, वो एसिटल को ये प्रोवाइड करता है ये, और एटीपी देता है। तो दोनों के मोड ऑफ एक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है एनर्जी प्रोवाइड करने में, ठीक है। लिपिड एनर्जी ज़्यादा देता है और ये एनर्जी थोड़ा सा कम देता है, ठीक है। ये लास्ट में हम लोग जब कंपैरेटिव स्टडी पढ़ेंगे एनर्जेटिक्स का, क्या बोलते हैं कि ग्लूकोज का और प्रोपियोनिल का एक लिपिड होता है कि किसकी एनर्जेटिक्स ज़्यादा होती है, तो उसमें हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। बट लिपिड से अगर हम बोलेंगे कि एनर्जी जब मिलती है तो उसके साथ साथ बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंस भी बनते हैं जिसको हम लोग कीटोन बॉडीज बोलते हैं, तो वो एक तरीके से नुकसान करता है। इसलिए हमारी बॉडी दोनों को लेकर चलती है बैलेंस करते हुए, ठीक है। लेकिन इंस्टेंट के लिए ग्लाइकोजन है, लॉन्ग टर्म के लिए आपका लिपिड है, ठीक है। चलो अब एक चीज़ और दिमाग में आता है कि जब हम लोग चारों बायोमॉलिक्यूल पढ़ते हैं, चारों बायोमॉलिक्यूल जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है, लिपिड हो गया, प्रोटीन हो गया और न्यूक्लिक एसिड, यही चार चीज़ हम लोगों को पढ़ना है। चारों का फंक्शन डिफरेंट है देखेंगे तो। कार्बोहाइड्रेट का क्या, एनर्जी देना बोल सकते हैं मेजर, प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक्स, न्यूक्लिक एसिड का जेनेटिक मटेरियल। लिपिड का क्या है, लिपिड जो है ना वो दोनों के बीच में आ गया, फिर ये एनर्जी का भी फॉर्म करता है और स्ट्रक्चरल कंपोनेंट का भी रोल प्ले करता है। एनर्जी का जैसे हम लोग देखेंगे कि जब फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन होगा एस्टर को ये बनेगा तो एटीपी बनाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मेम्ब्रेन में लिपिड का इंपॉर्टेंट रोल होता है, सेल मेम्ब्रेन का कॉन्स्टिट्यूएंट्स और बाकी चीज़ों में भी एक तरीके से इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूएंट भी या स्ट्रक्चरल इंपॉर्टेंस भी इसका होता है। अब ये क्वेश्चन ये उठता है कि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन ये एनर्जी उतना क्यों नहीं देते हैं एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट और लिपिड, ठीक है। तो उसके लिए एक तो होता है जो इसका जो चीफ एलिमेंटल जो कॉम्पोजिशंस होता है, आप लोगों को पता होगा नॉप्स, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, इतने सब सारी चीज़ें होती हैं जो मेजर एलिमेंट होते हैं हमारे बायोमॉलिक्यूल को जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो इन सब चीज़ों का जो एनर्जेटिक्स होता है, एनर्जेटिक्स का मतलब जो एनर्जी देने की जो टेंडेंसी, एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़ क्या होती है कि हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम उससे कितना एनर्जी निकाल पाता है। देखो एक तो उसके अंदर एनर्जी होना, दूसरा हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम उससे कितना एनर्जी निकाल पाता है, ये दोनों दो डिफरेंट फिनोमेना होगी। तो अगर हम देखें कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन की ही बात करें, न्यूक्लिक एसिड तो वैसे भी एलिमिनेट हो जाएगा, उसका कोई एनर्जेटिकली रोल नहीं है उतना। तो कार्बोहाइड्रेट की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है, कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब उसकी जो वैल्यू है, ठीक है, उसकी कितनी एनर्जेटिक वैल्यू है, प्लस बायोलॉजिकल वैल्यू का मतलब क्या कि हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम उसको कितना एक्सप्लॉइट कर पा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल वैल्यू। मतलब जो कैलोरीफिक वैल्यू है उसमें से कितना वो हार्वेस्ट कर पा रहा है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल वैल्यू। तो देखो कार्बोहाइड्रेट की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है 4.1 कैलोरी पर मोल होता है। तो ये जब हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में आता है तो उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है और लगभग 4 के अप्रॉक्सीमेट हमारा सिस्टम उसको हार्वेस्ट कर पाता है, यानी कि मैक्सिमम हार्वेस्ट कर रहा है। लिपिड की बात करेंगे तो लिपिड में देखो जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है 9.4 कैलोरी पर मोल, और हमारा सिस्टम कितना हार्वेस्ट कर पाता है, 9। इससे थोड़ा सा एफिशिएंसी कम है बट फिर भी है, ठीक है। प्रोटीन के केस में तो वर्ष है, देखो 5.4 है एक तरीके से कैलोरीफिक वैल्यू, उसके पास इतनी एनर्जी है लेकिन हार्वेस्ट कितना हो पा रहा है, 4। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रोटीन में देखेंगे तो आपके जो यूरिया जो वेस्ट होता है
उसमें प्रोटीन का जो बॉन्ड होता है जिसमें एनर्जी होती है वो कंप्लीटली एक तरीके से ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता है। जैसे हम लोग देखेंगे ग्लूकोज में ये ग्लूकोज पायरुवेट बना रहा है एसिटिल को है, और इसका टीसीए में कंप्लीट ऑक्सीडेशन उसका हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है, मतलब छोटे छोटे जितने कार्बन है सभी ब्रेक डाउन होकर बाहर निकल जाएंगे। हमारा सिस्टम इफिशियंट है एक एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, इसलिए मैक्सिमम एनर्जी हार्वेस्ट कर पाता है। लेकिन प्रोटीन के केस में वो सभी जो बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं कर पाता है, ठीक है, और कुछ मॉलिक्यूल यूरिया के फॉर्म में भी बाहर निकलते हैं, इसलिए वो टोटली एनर्जी उतना हार्वेस्ट नहीं कर पाता है। दैट्स वाई हम लोगों की जो प्रियोरिटी होती है, सेल की प्रियोरिटी जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट पे फर्स्ट प्रियोरिटी होती है एनर्जी हार्वेस्ट करने के लिए, दूसरा लिपिड के लिए। आई थिंक कि ये चीज़ आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो आज हम लोगों ने एक क्या बोलते हैं कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का ओवरव्यू देखा कि हाउ डज वेरियस मेटाबॉलिक पाथवे इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म आर कनेक्टेड विथ ईच अदर्स, एंड सेकेंड हम लोगों ने देखा कि व्हाट इज द एनर्जी इफिशियंसी ऑफ बायोमॉलिक्यूल इन रिस्पेक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो छोटे छोटे जो इम्पोर्टेंस थे मेटाबॉलिक पाथवे के वो हम लोगों ने देखा, इन डेप्थ हम लोगों ने नहीं देखा। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो हम लोग इस पे फोकस करेंगे, ग्लाइकोलिसिस यानी कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन पायरुवेट में, ठीक है। और वो हम लोग 1, 2, 3 लेक्चर में हो सकता है, क्योंकि जो फर्स्ट होगा हम लोग उसका एक ओवरव्यू देखेंगे ग्लाइकोलिसिस का। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखेंगे कि उसका किस तरीके से एक एक स्टेप हो रहा है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि उसका किस तरीके से रेगुलेशन हो रहा है, ठीक है। तो आज बस इतना ही था, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का जो ओवरव्यू था वो। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो हम लोग ग्लाइकोलिसिस पे होगा, ठीक है। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो अब अच्छा लगा है तो आप लोग डेफिनेटली इस चीज़ को लाइक करेंगे, ठीक है, और डेफिनेटली बाकी लोगों को भी सर्कुलेट करेंगे कि यार ये वीडियो बहुत अच्छा है, आप लोग इस चीज़ को देखिए, क्योंकि वो लोग भी बेनिफिट होंगे, आपके जो फ्रेंड सर्किल है, ठीक है। और सब्सक्राइब भी करेंगे हमारे चैनल्स को, ठीक है, क्योंकि इससे हम लोग मोटिवेट होते हैं और अच्छा करने की कोशिश करते हैं, और डेफिनेटली अच्छा हम लोग करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग वीडियो एंड ऑल्सो फॉर सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग। थैंक यू टू ऑल, थैंक यू वेरी मच।